हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्लाह फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर के ऊपर। मेजरमेंट ऑफ मैटर का ये है लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग समझेंगे एटॉमिक मास के बारे में। तो आइए समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली आप ये 4 चीज़ के बारे में समझने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम क्या होता है, यानी एक एटम का मास क्या होता है। फिर हम उसके बाद समझेंगे कि किसी भी एक एटम का मास कैसे पता लगाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। और फिर इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि डेल्टन क्या है। ठीक है, डेल्टन एक यूनिट होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर ये एक अलग चीज है और एक एटम का मास ये एक अलग चीज है। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक मास नंबर नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, एक नंबर है। एटॉमिक मास नंबर जस्ट अ नंबर, ये क्या है, एक नंबर है। अच्छा, कैसा नंबर है? ये नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कि प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। अब मान लो कि आपके पास क्या है, एटम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक एटम। अब इस एटम के न्यूक्लियस में आप जानते हो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। अब इसके अंदर मैं चेक करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि टोटल 5 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं? 5 प्रोटॉन। और मैं जब चेक करता हूं तो मुझे ये भी पता चलता है कि इसके अंदर टोटल 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हुए? 5। न्यूट्रॉन कितने हुए? 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर क्या हुआ दोनों का? 5 + 6 दैट इज 11। तो यहाँ पर ये जो आपको एटम दिख रहा है, इस एटम का एटॉमिक मास नंबर 11 है। ये समझ आया क्या? सो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये दूसरा आपके सामने एक एटम दिया है। इसके अंदर प्रोटॉन कितना है? 11 प्रोटॉन है। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन इसके अंदर 12 है। तो बताओ यहाँ पर आपके पास एटॉमिक मास नंबर कितना हुआ? सिंपली आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर आपको मिल जाएगा, दैट इज 20। बोलो बोलो, 23। यस, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो इसको समझो, रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है P + N। P क्या होता है? P होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि इस एग्जांपल के लिए बोलूँ तो 11। और न्यूट्रॉन क्या होता है? N मतलब न्यूट्रॉन, जो कि कितना यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए 12। तो आपको मिल जाएगा इसका एटॉमिक मास नंबर 23। बोलो, समझ आ रहा है यहाँ तक? पक्का? सो अब आपको समझ में आ चुका है एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे एक एटम का मास कैसे पता करते हैं। ठीक है, एक एटम का मास कितना होता है, ध्यान से समझो। तो अभी हम लोग समझेंगे द मास ऑफ एन एटम, यानी कि एक एटम का मास। अब सीधी सी बात है, एटम कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। एटम एक बहुत छोटी चीज है, इतनी छोटी कि हम उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो उसका जो मास है ये कैलकुलेट करना कोई इजी टास्क तो होगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम वाला टास्क था, बहुत डिफिकल्ट टास्क था। और इस चीज को लेकर उस समय के 19वीं सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे वो सबके सब परेशान थे। ठीक है, टेंशन में थे कि कैसे हम लोग पता करें एक एटम का मास। तो ये चीज को पता करने के लिए हमारे डेल्टन ने एक थियरी सामने लेकर आया। डेल्टन ने कंसेप्ट सामने लेकर आया और उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास कंसेप्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिलेटिव मास कंसेप्ट क्या होता है। समझो बहुत अच्छे से, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनते जाओ। रिलेटिव मास कंसेप्ट एक बहुत इजी कंसेप्ट है। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम दो मासेस को कंपेयर करते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को कंपेयर करो तब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप मासेस को कंपेयर करो तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिलेटिव मास है। चलो एग्जाम्पल देता हूं और फिर आपको इस चीज को समझाता हूं। ठीक है, जैसे
अज्यूम करो कि यहाँ पर ये जो आपके सामने तराजू रखा हुआ है, इसके एक तरफ मैंने 1 kg का क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। एक तरफ मैंने क्या रखा, 1 kg का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट 1 kg का है और आप देख सकते हो दूसरे साइड आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये साइड भारी है, तो ये जो तराजू है ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तरफ वाला आपको नीचे दिख रहा है और इस तरफ वाला आपको ऊपर दिख रहा है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे शुरू। अब अगर यहाँ पर मैं कोई एक दूसरी चीज रख दूं इस दूसरे तरफ में, ठीक है, और उसको रखने के बाद मैं ये देखूं कि दोनों के दोनों अब एकदम क्या हो गए हैं, बराबर लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि जो कांटा है वो कांटा बराबर बीच में आ चुका है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि भाई ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 1 kg है। क्या है? 1 kg है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ में क्या किया, कंपेयर किया। समझे क्या किया? वापस एक बार बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने इस ऑब्जेक्ट ए के मास को कैलकुलेट करने के लिए इसको कंपेयर किया इस बी के साथ में, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि ए का और बी का मास, दोनों का मास क्या है, इक्वल। अगर बी का मास 1 kg है तो ए का मास भी क्या होगा, 1 kg होगा, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, इक्वल लेवल पर है। बोलो ये चीज समझ आया? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मास को रिलेट किया। समझ में आया कि नहीं? मास को कंपेयर किया। क्या किया? कंपेयर किया। तो ऐसे टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं, ऐसे टाइप से अगर आप मास को कैलकुलेट करते हो तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास कंसेप्ट। बोलो समझ आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ना, जो कि 1 kg का है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जिससे आपको कंपेयर करना है, इससे आपको कंपेयर करना है ना इस ऑब्जेक्ट ए को, है ना। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोल लो। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करते हो तो इसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मास कंसेप्ट। बोलो इजी है? समझ आ गया आपको? ओके। नाउ इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एटम का भी मास कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी एक एटम को मेजर करेंगे तो सीधी बात है, एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना। ये 1 kg का जो रेफरेंस है, इससे तो हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरफ किसे रखें, हाँ, तो दूसरे तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा एटम रखेंगे। समझे? तो एटम के मास को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो रेफरेंस होगा वो भी तो एक एटम ही होना चाहिए ना, क्योंकि एटम ही तो दूसरे एटम को क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। अब ये 1 kg का अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस रखूँ और उसको कंपेयर करूँ एटम के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसका मास भी इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो क्या यहाँ पर जस्टिस होगा? क्या यहाँ पे बराबर आपको मास मिलने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस रेफरेंस की जगह कोई एक दूसरा एटम लेंगे रेफरेंस के लिए, ठीक है। बट सर एक प्रॉब्लम है, हम कौन सा एटम ले रेफरेंस के लिए? ये तो इश्यू हो गया हमारे सामने कि हम कौन सा एटम ले, है ना। तो इसके ऊपर भी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सोचा, ठीक है। तो जो हमारे डेल्टन चाचा थे, आप जानते हो ना डेल्टन के बारे में, आपको लेक्चर 1 और 2 में मैंने बताया डेल्टन के बारे में। जो हमारे डेल्टन चाचा थे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, हाइड्रोजन को यूज करो। किसको यूज करो? हाइड्रोजन को यूज करो। किसके लिए? रेफरेंस एटम के लिए। तो लोगों ने बोला हाँ ठीक है भाई, यूज करते हैं। बट हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली बात तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो सभी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। हाइड्रोजन नॉट रिएक्ट विथ एवरी एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन जो है हर एक एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता। जब ये हर एक एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग एज अ रेफरेंस यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? बाद में मास कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन को तो हम इसके लिए यूज नहीं किए। सेकेंड चीज क्या है कि हाइड्रोजन को अगर यूज करोगे तो बहुत सारे जो एलिमेंट होंगे ना, उनके मास आपको किस में मिलेंगे? फ्रैक्शन में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? फ्रैक्शन में। इसके लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन का यूज नहीं किया। हाइड्रोजन रिजेक्ट हो गया। हाइड्रोजन के रिजेक्ट होने के बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन को पकड़ा कि चलो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेफरेंस एटम की तरह यूज करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन भी बाद में जाकर रिजेक्ट हो गया। एंड फाइनली हम लोगों ने लास्ट में कार्बन का जो एलिमेंट है उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रेफरेंस एटम की तरह यूज किया। किसको यूज किया हमने? कार्बन को यूज किया। अब कार्बन के भी क्या है, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, लिख देता हूं, कार्बन 12 होता है,
कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। ये सब आइसोटोप्स है, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में हम लोग फिर कभी लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, फिर कभी बात करेंगे एकदम डिटेल में। फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि आइसोटोप का मतलब होता है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर एक ही है बट उसका एटॉमिक मास नंबर, वो जो स्टार्टिंग में बताया था ना एटॉमिक मास नंबर, वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबके सब एलिमेंट सेम है, सबके सब कार्बन ही है बट सबका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है। तो ये जो आपको दिख रहा है कार्बन, इसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 13 है और इसका एटॉमिक मास नंबर 14 है। तो इसमें हम लोगों ने यूज किसको किया रेफरेंस की तरह? कार्बन 12 को यूज किया। किसको यूज किया? कार्बन 12 को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बाजू ना कार्बन 12 को रखेंगे। तो हमने किसको यूज किया? कार्बन 12 को यूज किया। अब ये जो कार्बन 12 है ये ना सबके साथ रिएक्ट भी करता है और फ्रैक्शन में भी आंसर नहीं आता है। तो यानी कि इसको हम लोग परफेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। बट आप अगर ध्यान दोगे तो कार्बन जो है वो बहुत बड़ा है, वो वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं है, यानी वन ऑफ द ऐसा बोल सकते हो कम वजन वाला एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ा, हमें कार्बन से जो हल्के हल्के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेजर करने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ा, थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ा। अब मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, जरा उसे ध्यान से समझो, ठीक है। मान लो कि ये कार्बन का एक क्या है, एटम है, ठीक है। कार्बन का कितना एटम है? एक एटम है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैंने इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या मैं इस सिंगल पार्ट को, ये जो आधा पार्ट है, इसको मैं 1/2 बोल सकता हूँ, आधा बोल सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स सर, है कि नहीं? समझ में आया क्या? ये पहले पूरा था, एक था पहले, ये पहले क्या था, एक था। फिर मैंने बीच में लाइन खींच के इसको क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट्स में? दो इक्वल पार्ट्स में। कितने? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक जो इसका पार्ट है ना, अब उसको मैं क्या बोल सकता हूं, 1/2। क्या बोल सकता हूं? 1/2। इसी तरह अगर मैं इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने? 4 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो अब मैं इसके एक पार्ट को क्या बोल सकता हूं, 1/4 बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? 1/4 बोल सकता हूं। मतलब एक एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसके एक पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1/4। इसी तरह अगर मैं इसे टोटल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर इसी तरह मैं इसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो क्या एक पार्ट को, इसके सिर्फ एक सिंगल पार्ट को मैं 1/12 बोल सकता हूं क्या? हाँ, 1/12 बोल सकता हूं, पक्का? अच्छा, तो इस चीज का यूज किया गया किसको मेजर करने के लिए? कार्बन से जो हल्के एलिमेंट्स थे उनके मास को कंपेयर करने के लिए। अब देखो कैसे यूज किया गया, ठीक है। अभी जैसे मान लो मुझे यहाँ पर ये छोटा सा हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन के एलिमेंट का मास क्या करना है, पता करना है। तो इस हाइड्रोजन के मास का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई एक ऐसी, मतलब कोई एक उतना वजन वाला ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि ये हाइड्रोजन के मास के इक्वल हो, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ये जो कार्बन दिख रहा है इसको डिवाइड करके रखना चालू किया, ठीक है। ये जो इसका एकदम सबसे छोटा वाला पार्ट है ना, उसको यहाँ पर रखना चालू किया और हमने ये चेक करने की कोशिश की कि भाई ये हाइड्रोजन के कितने के इक्वल होता है। नहीं समझे? चलो देखो, हमने ये कार्बन का सबसे छोटा वाला पार्ट यहाँ पर लाके क्या किया, रख दिया। और हमने ये देखा कि इसका जो 1/12 का मास है वो किसके इक्वल हो गया, हाइड्रोजन के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? हाइड्रोजन के इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो 12 कार्बन के 1/12 के इक्वल है। किसके? हाइड्रोजन जो है वो कार्बन 12 के 1/12 पोर्शन के इक्वल है। समझे कि नहीं? ये जो हाइड्रोजन है किसके इक्वल है? ये पूरे के पूरे कार्बन के इक्वल निकला क्या? नहीं, ये पूरे के पूरे कार्बन का जो 1/12 पार्ट था, यानी कि 1/12 पार्ट था, ये छोटा सा पार्ट था, इसके मास के इक्वल निकला। तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का मास कितना है, 1/12 ऑफ 12 कार्बन के इक्वल है। अब यहाँ पे आप 12 से 12 को कैंसिल कर दोगे तो हाइड्रोजन का मास आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर रहेगा? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ओके। तो आपको ये समझ में आया कि हाइड्रोजन कितना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कंपेयर करके कैसे निकल जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास आ गया H = 1।
पर यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट हम लोग लिखते हैं AMU। सर व्हाट इज AMU? AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, बिकॉज अभी तक इसका कोई एक फिक्स यूनिट नहीं पता था। ठीक है, अब आगे सुनो, जैसे मैंने हाइड्रोजन का निकाला वैसे मैं और भी चीजों का निकाल सकता हूँ, आओ चेक करते हैं। तो ऐसे ही मैंने हीलियम के साथ चेक किया। जब मैं हीलियम को कंपेयर करता हूँ तो मैंने ये देखा कि एक कार्बन 12 का जब हम लोग 4 टाइम मतलब 4 1/12 पार्ट को, कितने 4 1/12 पार्ट को क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हीलियम के मास के इक्वल हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जैसे हाइड्रोजन के टाइम पे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन रखा और इस तरफ एक ही 1/12 पार्ट को रखा कार्बन 12 के, तो दोनों का मास इक्वल हो गया था। बट हीलियम जो है वो तो थोड़ा और ज़्यादा वजन है, तो हमने ये देखा कि हीलियम जो है वो 4 बार जब हमने 1/12 पार्ट को रखा ना, तब जाके हीलियम के मास के इक्वल आया। मैं बोल सकता हूँ हीलियम का मास जो है 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 के इक्वल है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4/1/12। सही बात है। तो यहाँ पर जो हीलियम है वो हीलियम का मास कितना निकला, हीलियम का मास जो है 4/12 इंटू 12 कार्बन के इक्वल निकला। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको हीलियम का मास कितना मिल जाएगा, आपको हीलियम का मास मिल जाएगा 4। कितना मिल जाएगा, 4। समझे? तो आपको हाइड्रोजन का मास मिला 1, आपको हीलियम का मास मिला 4। यूनिट क्या होगा इसका, AMU। क्या होगा, AMU। तो इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल रहा है। बोलो ये समझ आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह सबके साथ ट्राई किया गया और मैं यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का आता है 1, हीलियम का आता है 4, लिथियम का आता है 7, बेरिलियम का आता है 9, बोरॉन का आता है 11। ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स के मास को ऐसे रिलेटिव तरीके से क्या किया, कंपेयर किया, और कंपेयर करके उनके आंसर्स को लिखा, उनके मासेस को, उनके रिलेटिव मासेस को क्या किया, लिखा। तो ये सारी जो मैंने चीजें यहाँ पर लिखी है ये सबके सब क्या है, रिलेटिव मास है। क्या है, रिलेटिव मास। ये सब उनके एक्चुअल मासेस नहीं है बल्कि रिलेटिव मासेस है। बट आज के टाइम पे हम लोग रिलेटिव मासेस का यूज नहीं करते, बल्कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हम लोग यूज़ करते हैं यूनिफाइड मास कंसेप्ट को। किसको, यूनिफाइड मास कंसेप्ट को। अब यूनिफाइड मास कंसेप्ट क्या है, यूनिफाइड मास कंसेप्ट यानी कि डायरेक्टली आपको पता है कि एक छोटा सा यूनिट, ये जो मैंने आपको भी यहाँ पे 1 AMU बोला था ना, ये 1 AMU कितना है ये हमको डायरेक्टली पता चल चुका है। कितना होता है ये 1 AMU, ये 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, इस 1 AMU को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डाल्टन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डाल्टन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप 1 AMU बोलो या फिर 1 डाल्टन बोलो इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो AMU बोलने की जगह सिर्फ U बोल दो, U मतलब डाल्टन। ठीक है, अब इससे आपको एकदम करेक्ट आपको क्या करता हूं मैं, मास बताता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का मास निकालते। तो हाइड्रोजन का मास क्या है, हाइड्रोजन का मास है कितना था, 1 AMU था ना, तो 1 इंटू क्या करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर उतना ही आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये जो आपको आंसर मिला है ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। देखा डायरेक्टली आया कि नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है ना। किसका यूज किया मैंने यहाँ पे, 1 डाल्टन का यूज किया। ठीक है, यूनिफाइड मास कंसेप्ट का यूज किया। बट इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव मासेस क्या है उनके। ठीक है, अब जैसे हीलियम का मास में निकालता हूँ, ध्यान से देखो हीलियम का मास क्या होगा, He इज इक्वल्स टू रिलेटिव मास कितना था उसका 4, तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1U से, और 1U की वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 4 को 1.66 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये क्या है, ये हीलियम का एटॉमिक मास है, एकदम एक्यूरेट। ठीक है, kg के फॉर्म में। यही एटॉमिक मास हमको देखकर क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो आपको समझ में आया एटॉमिक मास क्या होता है। बट यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट। क्या आपको पता है वैलेंसी क्या होता है, नहीं पता? तो अगर आपको वैलेंसी नहीं पता
तो ये आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, उस वीडियो पे क्लिक करो और वैलेंसी के बारे में भी समझ लो। और अगर इस चैप्टर का प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।